नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। साल 2017 यानी कि इस नए साल की शुरुआत के मौके पर भारत के पड़ोसी देश चीन ने ये कहा था कि आतंकवाद से लड़ने की जरूरत है, उसी चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को एक बार फिर से रोक दिया, एक बार फिर से उस पर वीटो कर दिया। ये पहली बार नहीं है, ये तीसरी बार है जबकि चीन की तरफ से एक कदम उठाया गया। और ये जिस तरह से चीन ने रिएक्ट किया है इस मसूद अजहर के मसले पर, वो बार बार दिखा रहा है कि आतंकवाद के मसले पर दरअसल चीन दोहरा रवैया अपना रहा है। चीन कहता कुछ है लेकिन उसके एक्शन, उसकी जो रवैया होता है, जो उसकी कार्रवाई होती है, वो कुछ और कहती है। क्या मायने हैं दरअसल चीन के इस कदम के? क्या चीन धीरे धीरे पाकिस्तान को समर्थन देने के बदले धीरे धीरे चीन इतना आगे निकल गया है कि वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है? अगर ऐसा है तो इसका भारत की सुरक्षा पर और दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है? और जो चीन जिस तरह से ये कदम उठा रहा है साल 2017 में भारत और चीन के रिश्तों पर, इसका क्या असर पड़ सकता है? यही तमाम मसले हैं जो हम आज इंडिया फर्स्ट में उठाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। परिचय करा दें, जयदेव रानडे साहब हैं। जयदेव रानडे साहब चीन मामलों के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयदेव जी। और योगेंद्र कुमार जी, योगेंद्र जी आपका भी ये स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। योगेंद्र कुमार जी पूर्व वरिष्ठ राजनीतिक हैं। सबसे पहले जयदेव रानडे जी कैसे देखते हैं इस कदम को? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड लाइन पे था भी, लेकिन भारत की तरफ से ये उम्मीद भी की जा रही थी कि चीन शायद अपने पुराने जो कदम है उसमें सुधार लाएगा, बदलेगा, लेकिन एक बार फिर से चीन ने वही किया। वैसे सुधार चीन अपना रवैया जो है सुधारने का मेरे ख्याल से बहुत ही कम चांसेस थे। और जो उसने वीटो अब लगाया है, जो ब्लॉक लगाया है हमारे रिक्वेस्ट पे यूएन सैंक्शंस कमेटी में, ये एक्सपेक्टेड था। और इससे दो तीन चीज़ साफ जाहिर होते हैं। पहली बात कि ये पाकिस्तान के साथ पूरे तरह से जुड़ा हुआ है और सीपीसी तो एक मैनिफेस्टेशन है उसका, पर वो पाकिस्तान को टोटल सपोर्ट दे रही है। और जिस प्रकार से चीन ने कहा कि वीटो देने के बाद या टेक्निकल होल्ड देने के बाद कि हम तो तभी आगे कदम लेंगे इस विषय में जब ठोस सबूत मिले हमें, यानी कि वो ये नहीं मानते कि ये सबूत है। जहां तक मसूद अजहर या हाफिज सईद के बारे में पूरी दुनिया जो है वो मानती है कि ये लोग टेररिस्ट हैं और इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक और अलग अलग तरीके के सबूत हैं, पर चीन मानने को तैयार नहीं है। ऑब्वियसली कारण कुछ और है। दूसरी बात, जहां आप देखेंगे कि चीन और पाकिस्तान की इतने संबंध इतने घनिष्ठ हुए हैं, जोर का हुआ है, ये है जो मीटिंग हुई थी 27 तारीख को दिसंबर में रूस, पाकिस्तान और चीन के बीच में, जहां पे वो ये तय कर रहे थे कि तालिबान के मदद से वो आईएस के विरुद्ध करेंगे और विरोध करेंगे। और तालिबान के जो कई नेता जो हैं, कई लीडर जो हैं, जो टेररिस्ट की लिस्ट में लाए गए हैं, उनको वहाँ से हटाएंगे। यानी कि वो उनको इस बात की चिंता नहीं है कि कोई टेररिस्ट है वाकई में या नहीं, पर अपना जो फायदा है वो देखते हुए आदमी को या टेररिस्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। मतलब ये पुराने टाइप की जो बात होती थी 60s, 70s, 80s में, वो कर रहे हैं। पर चीन को बहुत ध्यान से चलना होगा, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि न्यू ईयर्स ईव में टर्की में अटैक हुई थी। वो सब उइगुर लोग थे, मतलब सिंचियांग प्रोविंस के, और वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग ट्रेन किए जा रहे हैं टर्की में वापस जाने के लिए। और सिंचियांग में भी अभी हाल में विस्फोट वगैरह हुई थी। तो अगर चीन ये टाइप का पॉलिसी अडॉप्ट करेगा तो फिर दूसरे देश जो हैं वो चीन का सहारा नहीं देंगे जब चीन को प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। वो बात तो ठीक है, लेकिन चीन तो अगर देखें तो सुरक्षा परिषद में भी 15 सदस्यों में से सिर्फ चीन अलग खड़ा, बाकी सभी लोग भारत के 6 बार इस बार ऐसा हो गया। लेकिन योगेंद्र जी,
कूटनीति के हिसाब से चीन के इस कदम को कैसे देखें? क्योंकि कूटनीति में यह भी कहा जा सकता है कि भी अपना दोस्त जो है चीन, अपने मित्र राष्ट्र के लिए जो उसकी मदद करने के लिए इस हद तक आगे निकल गया है कि वो अब आतंकवाद जैसे मसले पर भी जो है पाकिस्तान के साथ सीधी सीधी बात नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान को एक तरह से बढ़ावा दे रहा है। तो कूटनीति के हिसाब से चीन के इस कदम को कैसे देखें? देखिए, कूटनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसमें चीन के ऊपर पब्लिक प्रेशर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब भी डिस्कशन होता है तो उसमें जब ये साफ जाहिर है कि भाई इतने सभी लोग मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है भारतवर्ष में, उस आतंकवाद में उनका सरकारी सहयोग है और इस वजह से आतंकवाद बढ़ रहा है। तो चीन को, जबकि वो खुद कहते हैं कि हम जो है आतंकवाद के शिकार हैं और वो इंटरनेशनली चाहते हैं कि एक प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ कुछ न कुछ कार्रवाई हो, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे इराक में, जहाँ कहीं भी हो, और अफगानिस्तान में हो। तो प्रश्न ये है कि उनके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर तो बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अगर डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण देखा जाए तो एक बात ये भी है कि नया एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में आने वाला है। अभी उनके जो साथ जो है उनके संबंध थोड़े से तलखी आ गई है ऑलरेडी। जैसे ट्रंप ने बात की थी तो ताइवान के प्रेसिडेंट से उन्होंने बात की, बल्कि सुनने में आ रहा है कि शायद ताइवान के प्रेसिडेंट जो हैं वो जब जाएंगी यूएसए तो शायद ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हो। तो इस प्रकार से जो तलखी आ रही है वो जो है ये समझ रहे हैं कि भारतवर्ष यूएसए जो है साथ में अलायंस किस्म से बन रही है, जो अलायंस उनके खिलाफ बनी हुई है। तो जैसे आपको मालूम है कि साउथ चाइना सी में उनका जो ड्रोन था उसको जो है उन्होंने कैप्चर कर लिया, बाद में उन्होंने लौटा दिया उसको। और ट्रंप के जो उन्होंने बयान दिए हैं इलेक्शन के टाइम में और बाद में बयान दिए हैं वो चाइना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हैं, बल्कि चाइना ने ऑलरेडी ट्रंप के खिलाफ बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया है। तो वो जो है इन चीज़ों को एक सामरिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो अमेरिका का समझते हैं, जहाँ पे प्रभुत्व है, प्रभाव है, उसे किस तरीके से काउंटर किया जाए। इसमें एक जो है मैं कहूँगा उनकी जो दूरदर्शिता अगर कहें तो कम है कि इसमें अगर वो जो इस वक्त जो अपनी कूटनीति चला रहे हैं साउथ एशिया में, साउथ वेस्ट एशिया में अगर आप लें तो उससे स्थिरता नहीं बढ़ेगी। कहते वो ये हैं कि हम स्थिरता के लिए कर रहे हैं, लेकिन स्थिरता नहीं बढ़ेगी क्योंकि जो उन्होंने नीति अपनाई है अफगानिस्तान की तरफ जी, उससे वहाँ पर अस्थिरता बढ़ेगी और साथ में पाकिस्तान में भी स्थिरता बढ़ने के चांसेस आप समझ लीजिए कि प्रैक्टिकली कमी होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान में जो बात कर रहे हैं वो, अगर वो तालिबान से बात कर रहे हैं तो जो आजकल सरकार अफगानिस्तान की है तो सरकार की उसके जो प्रयास हैं वहाँ पे स्थिरता लाने के लिए, राजनीतिक स्थिरता लाने के प्रयास जो हैं वो प्रयास को वो कम कर रहे हैं। तो इसमें वो सामरिक दृष्टिकोण ठीक है, भाई यूएसए की बात कर ली, रशिया की जो भी कुछ है, लेकिन एक जो क्षेत्र उनके नज़दीक क्षेत्र है वहाँ पे अस्थिरता जैसे बढ़ेगी। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं वो दूरगामी खतरे हैं जिसको शायद चीन अभी नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन क्योंकि बहुत से जो विशेषज्ञ हैं वो ये भी कहते हैं कि चीन ने शायद ये जो कदम उठा रहा है लगातार, वो जैसा आपने कहा कि अमेरिका की बढ़त को देखते हुए और जिस तरह से भारत और अमेरिका पास आए हैं और वो चाहता है कि उसको लगता है कि भारत जो है चीन के बराबर खड़ा हो रहा है, शायद इन सब दृष्टिकोणों से रखते हुए भारत के लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये फिलहाल कदम के हिसाब से देखिए, अगर शॉर्ट टर्म स्टेप्स के हिसाब से देखिए, भारत को रोकने का, भारत के प्रभाव को कम करने का और साथ साथ अमेरिका के प्रभाव को कम करने के लिए ये कदम जो चीन उठा रहा है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उठा रहा है और ये जायज ठहराए जा सकते हैं उस लिहाज से। उसमें देखिए, उसमें एक बात यह है कि अगर वो ऐसा सोच के चल रहे हैं तो एक प्रकार से उनकी इसमें भी गलती है, क्योंकि भारतवर्ष ठीक है, संबंध अमेरिका से मधुर हो रहे हैं और उसमें उसका फ़ायदा भी मिल रहा है उसको, लेकिन भारतवर्ष की जो अपनी ऑटोनॉमी है, डिसीजन मेकिंग की ऑटोनॉमी है, उसमें तो कोई शक नहीं करना चाहिए। और अभी तक जितने भी चीन के नेतागण जिन्होंने भारतवर्ष से बातचीत की है वो समझ के बात की है उन्होंने कि भारतवर्ष के जो डिसीजन मेकिंग है वो ऑटोनोमस है, और अगर वो इस प्रकार से जो है शॉर्ट साइटेड तरीके से अगर अपने कदम उठाएंगे तो उसमें उनका ही नुकसान है, मैं समझता हूँ। जयदेव साहब, भारत के पूर्व विदेश मंत्री हैं नटवर सिंह जी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि चीन को भी ये मालूम है कि उसने ये कदम जो उठाया गलत है मसूद अजहर का समर्थन करके, लेकिन चीन जो है वो पाकिस्तान जो अपने मित्र देश है उसका समर्थन करने के लिए किसी भी हद तक जो है वो जाने के लिए तैयार हो गया। क्या यही स्थिति है कि चीन को समझ तो आ रही है कि गलत है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का अंध समर्थन होने के नाते उस तरह कदम उठा? मेरे ख्याल से इसमें एक और बात जुड़ी हुई है। ये ज़रूर है कि वो पाकिस्तान के समर्थन दे रहे हैं,
और काफ़ी आगे तक पहुंच चुकी है। उनकी जो रिश्ता जो है पाकिस्तान के साथ सिर्फ मित्रता नहीं है, वो उनको ओनली फ्रेंड एंड एलाई कहती है, मतलब एक ही जो एलाई है उनकी। बट दूसरा इसमें यह है कि इंडिया को, भारत को प्रेशर में रखने के लिए, दबाव में रखने के लिए वो भी एक कारण है। तो एक तो है पाकिस्तान का सहयोग करना, दूसरा जो है पाकिस्तान को एक तरीके से एनकरेज करना या कनाइव करना पाकिस्तान के एक्शन से कि इंडिया को दबाव में रखें टेररिज्म के थ्रू जी। और मेरे ख्याल से वो भी एक उनका कारण है। एक और चीज़ मैं आपके ये बताऊं कि सिर्फ भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है उसी के कारण नहीं हो रहा है ये। अगर आप चीन के जो स्टेटमेंट्स देखें जो हाल में आए हैं अग्नि 5 के जो टेस्ट के बाद, ऑपरेशनलाइजेशन के बाद, तो वो इसी बात को कह रहे हैं कि भारत समझती है कि वो चीन के बराबर करेगी, चीन वो उठेगी और उनको उसमें काफ़ी परेशानी हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 चीज़ें हैं जिसके कारण वो पाकिस्तान को बैक कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस एरिया में पाकिस्तान के सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि चीन को भी लगता है कि आतंकवाद के मार्फत जो है भारत को थोड़ा सा परेशान करता रहा है, भारत की बढ़त को रोक रहा है। तो अगर इस लिहाज से देखें तो फिर पाकिस्तान और चीन में फर्क क्या रहा? आपने आतंकवाद को एक तरह से स्टेट पॉलिसी के रूप में जो है अपना लिया, तो फिर पाकिस्तान के बराबर आके चीन खड़ा हो जाता है। वो हो जाएगा। अभी तो पाकिस्तान है टेररिस्ट स्टेट, रोग स्टेट, सब मानते हैं। जहाँ पे भी टेररिस्ट इंसिडेंट हुई है उस आदमी का लिंक पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। और चीन खैर उस लेवल तक नहीं पहुंची है, बट इनको सहायता देने से वो भी कॉम्प्लिसिट हो जाती है इस एरिया में। तो और मेरे ख्याल से कि अगर मानो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि अगर भारत कल डिसाइड करे, कल निश्चय करे कि भाई यूएन सैंक्शंस कमेटी में हम ये भी बात रेज करें कि ETIM जो है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो चीन की है, वो वाकई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, अगर उस मुद्दे पे सवाल उठाए तो फिर चीन को बहुत मुश्किल होगी जस्टिफाई करने की, क्योंकि आज तक एक भी केस नहीं है जहाँ पे सबूत मिली है उनके खिलाफ। तो पर भारत ने नहीं किया है ये। तो जब ऐसे एरियाज में चीन आती है उसको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि बहुत स्लिपरी ग्राउंड है और उनके लिए मेरे ख्याल से बाद में कठिन होगा। भारत के पास योगेंद्र जी क्या विकल्प है ऐसे में जब चीन का रवैया साफ दिख रहा है? देखिए, विकल्प तो इन मामलों में जो है बेसिक बात तो यही जो मुझे समझ में आती है कि अपना जो हमारी जो नीति है उसमें हम दृढ़ रहें और चीन को ये मालूम हो कि भारतवर्ष जो है उसकी क्या महत्ता क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका इंटरनेशनल रोल क्या है। और मैं एक बात और समझता हूँ कि आजकल जो चीन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पाकिस्तान या अफगानिस्तान में, शुरू में जैसे चीन के जो राजनीतिक वगैरह कहते हैं वो ये कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण ये है कि भारत और पाकिस्तान के साथ बैलेंस ऑफ पावर बना रहे साउथ एशिया में जी। तो वो जो है उस दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन जो ये अप्रोच अडॉप्ट कर रही है, अब तक ली है अप्रोच, उसका एक नुकसान ये है कि इस अप्रोच का जो है उससे एक क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। उसका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा और पड़ रहा है, और इसका प्रभाव जो है चीन पर पड़ेगा और पड़ा भी, पहले पड़ा तो पड़ेगा। और तो उनको ये मैं समझता हूँ जैसे कि CPEC उन्होंने जो कॉरिडोर की बात की है, वो $40 बिलियन वाली जो बात कर रहे हैं कि उसमें जो है कहते हैं अब उन्होंने कहना शुरू किया कि साउथ एशिया में जो स्थिरता है उसमें हमारा भी हित है। तो ये बात उनको मैं समझता हूँ कि ये समझ में आएगी कि जो नीति अपना रखी उन लोगों ने, उस नीति से जो वो स्थिरता की बात कर रहे हैं वो स्थिरता वहाँ पे मजबूत नहीं होगा। सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन इन सब चीजों का भारत और चीन के संबंधों पर खासकर 2017, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2017 की शुरुआत में चीन के प्रवक्ता की ओर से कहा गया था कि भारत के साथ चीन अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। लेकिन चीन का ये रवैया अगर जारी रहा तो क्या भारत और चीन के संबंध जो हैं 2017 में बेहतर हो सकते हैं? इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक में। बिना हेलमेट बाइक की सवारी, याद रखिए, हेलमेट ना हो तो सड़क पर सिर और तरबूज में कोई फर्क नहीं। क्या जरूरी है कि हर बात हादसों से ही सीखी जाए? हेलमेट पहने, सुरक्षित चलें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर यह खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट, यह किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। मुझे मिला। मुझे मिला। मुझे भी मिला। और मुझे भी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की इस योजना में छोटे कारोबारियों के लिए है टर्म लोन यानी मियादी कर्ज, जिसमें 10 लाख तक की मदद का प्रावधान है। एनजीओ से जुड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए है माइक्रो फाइनेंस स्कीम यानी लघु वित्त योजना, जिसमें है 50,000 तक का कर्ज। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए है एजुकेशन लोन स्कीम, जिसमें है प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए बहुत ही कम ब्याज दरों पर लोन। तो आप भी NMDFC की कर्ज स्कीम से लाभ उठाएं। हुनर को हौसला। अरे वाह राधा, नई यूनिफॉर्म। आज मेरी बिटिया को स्कूल से छात्रवृत्ति जो मिली है। पर इतनी आसानी से कैसे मिल गई? बिटिया के स्कूल में आधार कैंप लगा था, वहाँ इसका आधार बनवाया, जिससे छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करना और भी आसान हो गया। आज ही अपने बच्चों के आधार पंजीकरण हेतु अपने नजदीकी आधार केंद्र, स्कूल या आंगनवाड़ी से संपर्क करें। मेरे उज्जवल भविष्य की उड़ान, मेरा आधार, मेरी पहचान। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी मचा रखी है। हाँ बाय पापा। आप में से कौन कौन विदेश में हायर स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है? मैडम, इंटरेस्ट कितना होगा? जो भी अल्पसंख्यक स्टूडेंट विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी जैसी हाई स्टडीज के लिए लोन लेना चाहता है, उसके इंटरेस्ट पर सरकार सब्सिडी दे रही है। यानी आपके एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट अब सरकार चुकाएगी। मदद हमारी, मंजिल आपकी। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। इंडिया फर्स्ट में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम भारत और चीन के रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं, खास करके इस संदर्भ में कि चीन ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आतंकवादी मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के भारत के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। एनएसजी में एक तरफ देखते हैं तो चीन का विरोध लगातार जारी है, और अग्नि 5 का भारत ने जो परीक्षण किया उस पर भी चीन की तरफ से जिस तरह के बयानबाजी हुई वो भी बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो भारत चीन संबंध और चीन के इन कदमों का भारत की सुरक्षा पर और साथ साथ दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। चीन मामलों के एक्सपर्ट जयदेव रानाडे साहब हमारे साथ हैं, और योगेंद्र कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पूर्व राजनयिक हैं। योगेंद्र जी, अगर कुल मिलाकर देखें तो चीन के सारे कदम, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई चीन एक बड़ा देश है और ये सारे वो स्ट्रैटेजिक मामलों के लिए बयान दे रहा है, कूटनीति के हिसाब से ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन चीन को भी पता है कि भारत की महत्ता क्या है। चीन भी समझता है निवेश के मामले में उसे भारत की ज़रूरत है, क्योंकि आर्थिक रिश्ते दोनों देशों के बहुत हैं, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 2 दशकों से भारत और चीन की सीमा पर जो है शांति बनी हुई है। तो वो शायद कुछ बड़ा स्टेप नहीं लेगा, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करता रहेगा। देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये ज़रूर है कि ख़ास तौर पर चीन पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे भी आपका वार्तालाप होता है वो ये तोलता है कि आप में शक्ति कितनी है, कि आप उसको कितनी हानि पहुंचा सकते हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो ये प्रेशर के तरीके हैं। तो मैं नहीं समझता कि अनसर्टेनिटी तो ज़रूर है, इंटरनेशनल जो माहौल है उसमें अनसर्टेन ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो हैं जो हमारे हितों की जो है हमको नुकसान हो रहा है चीन के कदमों से, उसमें हम उनका उत्तर ना दें। हमको उत्तर देना चाहिए उसके लिए। किस तरह से?
नहीं, उत्तर का जैसे दो तीन चीज़ें साफ जाहिर है कि जैसे हम लोगों ने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं, साउथ चाइना सी में काफ़ी हमारे स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग आए हैं। दलाई लामा जैसे उसके ऊपर भी चीन को काफ़ी आपत्ति हुई। इसके अलावा जो है फिर हमने उनके जो कॉरिडोर है उसके बारे में एतराज़ यही किया है कि भाई कॉरिडोर में जो है हमें एतराज़, एक तो भारत के जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी से आ रहा है, दूसरा जो है जिस इलाके से आ रहा है वहाँ पे इनसिक्योरिटी है, अनसर्टनिटी है, तो ये जो है हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन हम तो है मतलब ये कि ये तो कूटनीतिक कदम की बात है, और बाकी जो है अपने जो है सारे अपना इंतजाम जो है अपनी प्रिपेयर्डनेस रखनी चाहिए, ताकि अगर किसी किस्म का प्रेशर उनकी तरफ से आता है तो उस प्रेशर को रेजिस्ट करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। जयदेव साहब, आप सहमत है? क्योंकि ये जो जिस तरफ योगेंद्र जी ने कहा नहीं कि एक तो तरीका ये है कि जो चीन की कमज़ोर नसें हैं उनको लगातार भारत उनको उस पर भी प्रेशर डालता रहे, और दूसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत लगातार ये बात उठाता रहे, जैसे योगेंद्र जी ने शुरू में कहा था कि बड़ा ज़रूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कूटनीतिक दबाव जो है चीन पर बढ़े। ये ज़रूर मतलब मैं सहमत हूँ जो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फोरम्स पे ज़रूर हम लोगों को ये बात रखनी चाहिए, और इनफैक्ट क्वाइट क्लियरली बताना चाहिए कि चीन कैसे मदद कर रही है। दूसरा, हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, डिफेंस बिल्डअप करनी चाहिए। बट इसके अलावा दो तीन और हैं। एक, जिस तरीके से चीन जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ रिलेशंस मेंट करें और यानी कि कंसेशंस दे वगैरह, तो रिलेशंस मेंट करना तो हमारा पहले से ही प्रस्ताव रहा है, मोदी जी का भी प्रस्ताव रहा है, पर कुछ वहाँ से मतलब ठीक तरह का जवाब तो मिला नहीं, कोई रिस्पांस मिली नहीं। तो मेरे ख्याल से हमें काफ़ी होशियार रहना चाहिए और काफ़ी मजबूती से जो हम समझते हैं पाकिस्तान से हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए, और जो हम पाकिस्तान से चाहते हैं, डिमांड कर रहे हैं कि ये टेररिज्म जो है, आतंकवाद का जो ये वो पनाह दे रहे हैं और जो लॉन्च कर रहे हैं वहाँ से, वो बंद करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरे ख्याल से उस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने नहीं चाहिए। दूसरी बात जो रही, जो हम कहते हैं और यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि देखिए, जैसे आपने भी जिक्र की कि बॉर्डर जो है अभी तक शांत रही है वहाँ और कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए कुछ शायद ना हो। मेरे ख्याल से वो मैं उससे सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, वियतनाम का ही एग्जाम्पल है और 1962 पहले के भी एग्जाम्पल है, जहाँ बहुत सालों के लिए शांति थी और फिर उन्होंने कुछ की। ये मत भूलिए कि चीन जो है उसका मकसद बड़ा क्लियर है कि वो दुनिया में या नंबर 1 होना चाहता है या अमेरिका के साथ में होना चाहिए, वो उसका एम है। दूसरी बात, वो चाहती है कि भारत या बाकी के देश जो है वो एक सबऑर्डिनेट रोल में रहें चीन के साथ, तो वो नहीं होएगा। तो मेरे ख्याल से ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और ये भी कि शी जिनपिंग जब से आया है उनका राष्ट्रपति बन के, तब से जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं थोड़े और बड़े हैं। और जो पहली इंट्रूजन हुई, मेजर इंट्रूजन, वो जब उनके प्रीमियर ली केचांग आए थे शी जिनपिंग के ही टाइम में, फिर शी जिनपिंग खुद। तो ऐसे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जो चीन में लोग कह रहे हैं, शी जिनपिंग के आदमी कह रहे हैं कि शी जिनपिंग जो है वो चीन को एक स्ट्रॉन्ग देश बनाना चाहता है। लेकिन साल 2017 की जब बात करते हैं, इस साल बड़े जो परिवर्तन आने वाले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति होंगे, तो जाहिर तौर पर अमेरिका की नीतियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आपको लगता है कि 2017 में कुछ और डेवलपमेंट हो सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे? मेरे ख्याल से 2017 जो मेरा ख्याल है कठिन साल होगा भारत के लिए। दूसरों देशों के लिए शायद हो, बट हमारे लिए ज़रूर होगा। जो जैसे मैंने कहा, चीन, रूस और पाकिस्तान एक साइड पे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं अलग अलग जगह। ट्रंप जहां तक रहा, उसका पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है। वो तो 6-7 महीने 8 महीने लगेंगे, और वो या बार्गेन करना चाहता है चीन के साथ या चीन को दबाव में लाना चाहता है, वो क्लियर नहीं है अभी तक। तो हमें जो है अपना इंडिपेंडेंट पाथ फॉलो करना होगा। हम इस पे बैंक नहीं कर सकते कि अमेरिका हमारे साथ देगी या कोई और साथ देगी। तो हमें अपना मतलब हिफाजत रखना पड़ेगा। सहमत है आप योगेंद्र जी, आप इस बात में? देखिए, भारतवर्ष के दृष्टिकोण देखा जाए 2017, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो उत्तरी जो सीमाएं हैं उसमें सिचुएशन जो है काफ़ी नाजुक है, दोनों तरफ से, चीन की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भी।
तो इसको हमको देख कर चलना होगा। लेकिन ये हमारे लिए आप कह लें एक प्रकार से टेस्टिंग टाइम है, जो भी कुछ है ये ज़रूरी है उसमें, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे मैं जो समझता हूँ कि अगर जो है पाकिस्तान का रवैया नहीं बदलता जी, वैसे नए सेनापति वहाँ बने हैं, हो सकता है कि शायद कुछ परिवर्तन आए, लेकिन प्रश्न ये है कि और फिर उनकी समस्याएं भी हैं, उनकी अंदरूनी समस्याएं हैं, अफगानिस्तान की प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ सकती हैं, मुझे लगता है शायद बढ़ेंगी। तो जो उनके इमीडिएट नेबरहुड में जो उनकी समस्याएं बढ़ेंगी तो ये भी उनके लिए एक खतरे की बात है। आप देखें अंदरूनी जो है उसके खतरे की बात है। और चीन का भी अगर आप देखें तो चीन का जो है वो इलाका साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी वगैरह इलाका है, वहाँ पर भी उनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे लिए संवेदनशील ये माहौल है, उनके लिए भी है। इसमें ज़रूर है कि भाई जो भी हमारे कूटनीतिक हों या राजनीतिक जो भी कदम हो हमारे, उसमें थोड़ा सा जैसे काफ़ी डिलिब्रेशन जो है उस प्रकार से है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर जो है चीन के कदम जो है वो हमारे हित में नहीं है तो उसका जवाब मिलना चाहिए। पाकिस्तान के कदम जो हमारे हित में नहीं उसका जवाब मिलना चाहिए उनको, तभी उनको नीतियां अपने बदलने के उनको दबाव पड़ेगा। यानी कि चुनौतीपूर्ण साल रहेगा और साथ साथ भारत को भी अपनी नीतियां जो है स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए और भारत को कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए भारत को, क्योंकि भारत के हित में और यही है और दक्षिण एशिया के हित में भी यही, क्योंकि आतंकवाद को अगर चीन जिस तरह से पनाह दे रहा है, अगर उसी नीति पर चलता रहा चीन, तो फिर जाहिर तौर पर ये एक बड़ा खतरा होगा। हालांकि इसके दूरगामी जो हैं परिणाम चीन के लिए भी बेहतर नहीं होंगे, लेकिन चीन को ये समझने में कितना वक्त लगेगा इसका इंतजार करना शायद ठीक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इंडिया फर्स्ट में आज बस इतना ही, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।